प्रधानमंत्री का रोड शो नरोदा से उसकी शुरुआत की गई, नरोदा पाटिया होकर गुजरा। क्या एक संदेश देने की कोशिश थी? क्योंकि विपक्ष लगातार पूछ रहा है और ये सवाल बनता है कि जो आरोपी है नरोदा पाटिया में, उसकी बेटी को आपने टिकट दिया है। देखिए, इनको जो बोलना है बोलने दें। गुजरात के अंदर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, पुराने अहमदाबाद से मेरा ताल्लुक है, जिसकी बार बार वारिस पठान साहब बात कर रहे हैं। पहले अहमदाबाद में हमारे घरों में आने से पहले बाहर के लोग फोन करते थे कि कर्फ्यू तो नहीं है ना, दंगे तो नहीं है ना, हम आ जाए। यहाँ बैठे हुए गुजरातियों से पूछ लीजिए, रिवर फ्रंट की ओर रहने वाले उन पूर्व अहमदाबादियों से पूछ लीजिए। आज वो सारी चीजें नहीं है, ना कर्फ्यू है, शांति है। लेकिन ये शांति का माहौल जो है वो ओवैसी जी की पार्टी को और कांग्रेस को बहुत अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये 6.5 करोड़ का महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, प्रोग्रेसिव स्टेट है। हम आप लोग की अशांति को यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने देंगे। बिल्कुल आश्वस्त करें कि कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, विपक्ष में ही बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आ रही है। आपने जैसे शब्दों का प्रयोग इस डिबेट के मंच में किया है, मैं ऐसी हेट स्पीच नहीं देती हूँ। वारिस पठान जी, मैं आपकी तरह भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच आपकी पार्टी की तरह नहीं देती हूँ। जब भी कोई योजनाएं काम करती हैं डबल इंजन सरकार की, तो वो ये नहीं देखती कि ये सलमा बहन है या सीता बहन है। ये सड़क राम के घर भी जाती है, रहीम के घर भी जाती है। ये जो फर्क है वो आपने देखा है। आलोक जी, अगला सवाल आपसे है। बीजेपी सीना ठोक कर कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा यूएसपी बताती है। अगर आप तमाम मंत्रियों से पूछेंगे कि क्यों 27 साल बाद भी जनता वोट करे, वो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। यही लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के लिए भी सबसे बड़ा फैक्टर बना उत्तर प्रदेश में, और वही उनका जो तरीका है एक हेवी हैंड के साथ लॉ एंड ऑर्डर को डील करने का। वो कहते हैं कर्फ्यू देखा ही नहीं। ये जो युवा पीढ़ी है उसने 27 साल में कर्फ्यू नहीं देखा, उससे पहले हमेशा कर्फ्यू रहता था। नहीं, कर्फ्यू 2002 के बाद भी 3 बार लगा है, 2005 में भी लगा है, 2017 में पाटीदार आंदोलन में भी लगा है। कर्फ्यू कई बार लगा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग अब बार बार कर्फ्यू की बात करके याद दिलाना चाहते हैं, वही लोग उस समय पर विपक्ष में थे और कर्फ्यू में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। कर्फ्यू लगवाने वालों में उन्हीं की भूमिका होती थी। आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कानून को अपने हाथ में रखकर बंधक बनाकर जिस तरह से तमाम चीजें हो रही। अभी बुलडोजर की बात हुई, बुलडोजर मैं तो कह रहा हूं ना बार बार कि ओरेवा कंपनी के ऊपर, उसके मालिक के ऊपर, उसका तो एफआईआर में नाम नहीं है। एसआईटी कहां है? वो एसआईटी भी नहीं बनी। तो क्या ये कानून व्यवस्था नहीं है? क्या केवल कानून व्यवस्था हिंदू मुसलमान करके ही होती है? क्या इस तरह के जो तमाम दंगे थे, संसद के अंदर उत्तर दिया गया कि 2014 से लेकर 2021 तक 3740 दंगे हुए इस देश के अंदर, ये बीजेपी की सरकार ने उत्तर दिया है। क्या हमारा उत्तर तो नहीं है ये? क्या दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे वो दंगे नहीं थे? मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप कट्टरवाद पर, रेडिकलाइजेशन पर कोई चीज लाना चाहते हैं, कानून बनाएंगे, इसका मतलब 27 साल में आपने अपनी पूरी तरह से हार स्वीकार कर ली। 27 साल में रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब बड़ा है। पहले आपको जरूरत नहीं थी, आज आपको जरूरत पड़ रही है। आपका शासनकाल था। श्रद्धा जी, एक छोटा सा जवाब इसका। देखिए अंजना जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि एंटी टेरर सेल, एंटी रेडिकल सेल जो आप बना रहे हैं, ये एक तिकड़म है, चुनावी तिकड़म है। इंतजार करें कुछ हो, फिर एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाए। इंतजार करें क्या ऐसे लोग? नहीं, वारिस जी, इंतजार करें क्या हम लोग? आपका इंतजार करें क्या कि आप लोग गुजरात में अशांति की कोई घटना करने के लिए जाए, उसके पहले हम हमारे कानून को लागू ना करें? इंतजार करें क्या? नहीं, हम ऐसा कोई इंतजार नहीं करेंगे। टेररिज्म के ऊपर काम होगा होगा होगा, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के ऊपर काम होगा होगा होगा। वारिस जी, हम कोई इंतजार नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी या विपक्षी पार्टी कोई साजिश करके गुजरात की शांति भंग करने की कोशिश करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है। चलिए, आपका मानना है कट्टरवाद गुजरात में बढ़ा है? लतीफ किसके जमाने में? आपका ऐसा मानना है? किसके जमाने में आतंकवाद का खतरा बढ़ा है 27 साल के बाद? काउंसिल करके इलेक्शन लड़ता था। आलोक जी पूछ लीजिए, लतीफ जो गैंगस्टर था वो किसके जमाने में? किसके में कौन से गैंगस्टर रहे हैं? बहुत लंबी लिस्ट है। प्लीज आप पूरा हिस्ट्री जान लीजिए भाई साहब। लखीमपुर में कौन सा गैंगस्टर था? वो लोगों को उड़ा दिया और आज गृह मंत्री बना हुआ है। उसका भी नाम बता दीजिए ना। छोड़ दीजिए, कौन कौन से परिवार रहे हैं, लंबी लिस्ट है यहाँ पर। अच्छा चलिए, अब एक पहेली हमारी जनता के लिए आप लोग बुझा दीजिए। सबसे पहला सवाल, क्योंकि अब दूसरे दौर की वोटिंग का वक्त है। पहले दौर में जो कम वोटिंग हुई है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले तो जो थे उन्होंने समर्पण कर दिया कि बीजेपी की जीत हो रही है, इसलिए वो वोटिंग के लिए निकले ही नहीं। आप कहते हैं कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला। क्या कहा था आपने? सुबह सुबह 3 घंटे आरएसएस संभालती थी, वो लोग नहीं निकले, यही कह रहे थे ना? नहीं, इनका बीजेपी का नारा हमेशा रहता था, हाँ। पहले मतदान फिर जलपान। इस बार ये नारा सुना ही नहीं दिया। ये नारा कहां से आता था?
क्यों आता आप था? कह रहे हैं कि सुबह इस बार- सवेरे सिर्फ बीजेपी का वोटर आता है। आप नहीं, सुन रहे हैं, आप मेरा- क्या कह रहे हैं? सुनिए मेरा कहना है कि बीजेपी का वोटर मुखर होकर सुबह वोट डालता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सबसे पहले वोट डलवाते हैं अपनी। इस बार 3 घंटे की पोलिंग कम रही है। और अंजना जी 2002 से लेकर तमाम आप आंकड़े उठा लीजिए। अगर कल वोटिंग में 5 तारीख को ज्यादा परसेंटेज सुबह में आ जाता है वोटिंग के लिए, तो आप कहेंगे कि बीजेपी के वोटर्स हो गए, बीजेपी जीत रही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तब जीत पलट रही है। जाइएगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एज मिलेगा बीजेपी को। अगर शुरुआती दौर में बीजेपी के मतदान ज्यादा होंगे तो एज मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप डांग देखिए, पिछले दौर की अगर साउथ गुजरात देखेंगे जो ट्राइबल एरिया है, और सौराष्ट्र का एरिया जो किसानों का और ग्रामीण एरिया है, उसमें 70% और 65% से ज्यादा पोलिंग है। वो हमेशा से कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड रहे हैं। इस बार फर्स्ट फेज में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया इन एरियाज में, और कल दोबारा गुजरात की जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है।